नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी में इस वक्त 5वें चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं और इसी बीच आपको बताते चलें कि यूपी में 5वें चरण की 12 जिलों की करीब 61 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक के कुल आंकड़े जो सामने आए हैं, तो आपको बता दें कि 21.39% मतदान अब तक हो चुका है। यहां जिलों पे नजर डालेंगे। गोंडा में 22.29% वोटिंग हुई, रायबरेली में 20.11%, श्रावस्ती में भी वोटिंग जारी है, बाराबंकी में 18.67% वोटिंग, बहराइच में 22.82% वोटिंग, अयोध्या में 24.61% वोटिंग हो चुकी है। वहीं सुल्तानपुर में भी 22.44%, कौशाम्बी में 25.03%, प्रयागराज में 18.78% और प्रतापगढ़ में भी वोटिंग जारी है। गोंडा में आपको बताते हैं, एक बार फिर से आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत वोटिंग अब तक की जा चुकी है। और यूपी में आपको बता दें 5वें चरण के लिए मतदान जारी है, जहां पर 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। बाराबंकी में 18% से ज्यादा वोटिंग की जा चुकी है। सुल्तानपुर की बात करें तो 22.44%, कौशाम्बी में 25.03%, प्रयागराज में 18.78% और प्रतापगढ़ में 20.09% वोटिंग की गई। गोंडा में 22.29%, रायबरेली में 20.11%, श्रावस्ती में 23.18% और चित्रकूट में 25.59% वोटिंग की गई। बाराबंकी में 18.67%, बहराइच में 22.82%, अयोध्या में 24.61% और अमेठी में 21.55% वोटिंग हुई। सुल्तानपुर में 22.44%, कौशाम्बी में 25.03% और प्रयागराज में 18.78% और प्रतापगढ़ में 20.09% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। और इसी बीच आपसे रूबरू करा दें एक और बड़ी खबर को, जो आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। कुंडा में ये वारदात हुई है, जहां पर आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला किया गया है। कुंडा से ये खबर सामने आ रही है, जहां कुंडा में सपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि राजा भैया के समर्थकों पर यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह हमला उन्हीं की तरफ से करवाया गया है। सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने यह आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी पर यह हमला हुआ है और सपा प्रत्याशियों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजा भैया के समर्थकों की तरफ से यह हमला हुआ है। और इसी दौरान पुलिस की मिलीभगत की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। गुलशन यादव जिन पर यह हमला हुआ है फिलहाल सुरक्षित हैं, हालांकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। कुंडा के पहाड़पुर के पास गाड़ी पर यह जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि गुलशन यादव सुरक्षित हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि राजा भैया के समर्थकों द्वारा यह हमला और ये षड्यंत्र रचा गया और यह हमला किया गया है। और इस दौरान पुलिस की मिलीभगत होने का भी आरोप सामने आया है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी पर हमला हुआ है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर कुंडा में सपा प्रत्याशी पर यह हमला किया गया, जहां पर वो गाड़ी के अंदर थे और राजा भैया के समर्थकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये उनकी तरफ से हमला करवाया गया है। सपा के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने यह आरोप लगाया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त प्रत्याशी ने पुलिस की मिलीभगत का भी यहां पर आरोप लगाया है। इस हमले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। तो वहीं गुलशन यादव फिलहाल सुरक्षित हैं और गाड़ी उनकी क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। इस दौरान ये भी आपको बता दें कि कुंडा में पहाड़पुर के पास ही गाड़ी पर हमला हुआ है और वो जायजा लेने के लिए निकले थे पोलिंग बूथ का। इस दौरान उन पर हमला किया गया। हालांकि सुरक्षित हैं वो, उन्हें कोई चोट नहीं लगी, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, यहाँ पर पी चिदंबरम की तरफ से एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है। एक बड़ा बयान यहाँ पर आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का ये बयान है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि यूपी में अब हर 4 में से एक युवा बेरोजगार है। एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर यहाँ पर लगाते हुए पी चिदंबरम का ये बयान सामने आया है, जहां पर रोजगार को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश एक बार फिर से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यूपी में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा यूपी राज्य है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार को यहां घेरने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि यहां युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, यहां रोजगार की संभावना सबसे ज्यादा है।
लेकिन फिर भी बेरोजगारी दर ज्यादा है। चिदंबरम की तरफ से बड़ा बयान अभी आया है, जो आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का ये बयान सामने आया है, वो भी इस दौरान जब 5वें चरण के चुनाव यूपी में इस बार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में हर 4 में से एक युवा बेरोजगार है। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि यूपी में नवजात मृत्यु दर 35% से भी ज्यादा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बयान में यह भी कहा कि यूपी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में बेरोजगारी दर यहाँ सबसे ज्यादा है। और मृत्यु दर की भी बात की उन्होंने और कहा कि यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। आगे अपने बयान में वो कहते हैं कि यहाँ रोजगार की संभावना भी सबसे अधिक है। पी चिदंबरम का ये बड़ा बयान इस वक्त आया है जहां पर 5वें चरण का जो है चुनाव चल रहा है और ऐसे में बीजेपी को घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जहां उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध दिया है कि यूपी में हर 4 में से एक युवा बेरोजगार है। सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है, लेकिन इसके बावजूद रोजगार की यहाँ पर संभावना होते हुए भी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। पी चिदंबरम की तरफ से यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया गया है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूक्रेन के इस वक्त हालात बेहद ही ज्यादा बदतर हो चुके हैं। इस दौरान आपको बता दें कि यूक्रेन पर अब रूस के हमले के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जंग का असर खेल पर भी पड़ रहा है। यूक्रेन के एक टेनिस खिलाड़ी सर्गेई स्ट्रागोस्टी और आर्मी रिजर्व में अब वो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 36 साल के सर्गेई 2013 में विबलन में रॉजर फेडरर को हरा चुके हैं और वहीं वो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंसर और अलेक्जेंडर चिंकोस्की और प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वॉटफोर्ड के मैच के दौरान अपने देश की हालत को देखकर फूट फूट रुकर रोते हुए नजर आए। उन्होंने अपने साथ एक यूक्रेनियन खिलाड़ियों के साथ, जो कि आपको बता दें कि उनके नाम विचाला, उनको गले लगाया और उसके बाद वो खूब रोते नजर आए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें जिनचेंको ने भी अपने देश के समर्थन में कई पोस्ट शेयर किए हैं और मैच के दौरान ही दर्शक यूक्रेन के झंडे और बैनर के साथ अपने देश को सपोर्ट करते नजर आए। इस दौरान टेनिस खिलाड़ी सर्गेई ने भी स्काई न्यूज के दौरान कहा कि बेशक मैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं और यही एकमात्र कारण है कि मैं वापस यूक्रेन आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते रिजर्व के लिए साइन अप किया था, लेकिन मेरे पास सैन्य अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे निजी तौर पर बंदूक चलाने का अनुभव है। मेरे पिता और भाई डायरेक्टर हैं, वो तनाव में हैं और तहखाने में सो रहे हैं। तो वहीं ये वीडियो आप देख सकते हैं, तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। वाकई यूक्रेन के लोगों में जो दर्द इस वक्त है वो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं, जहां पर एक प्रख्यात खिलाड़ी हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखें भर आई हैं यूक्रेन में हालात देखते हुए। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से यूक्रेन के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो भी हथियार उठा सकते हैं वो सेना में जाकर शामिल हो जाएं, और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है जहां एक खिलाड़ी को यहां पर हथियार उठाने पड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि वो तैयार हैं, उन्हें निजी तौर पर बंदूक चलाने का अनुभव है और जल्द ही वो यूक्रेन पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं वाराणसी में काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ का विवाह महाशिवरात्रि के दिन बड़े ही धूमधाम से पारंपरिक रूप से संपन्न होगा। शादी के पहले रीति रिवाजों के अनुसार ही आज रविवार को उन्हें शगुन की हल्दी महिलाओं द्वारा लगाई जाएगी। ये सभी कार्यक्रम टेढ़ी नीम स्थित एक श्री काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पर होगा, जहां बाबा विश्वनाथ के पंचबदन रजत विग्रह पर हल्दी तेल का अर्पण कर लोकाचार पूर्ण किया जाएगा। बताते चलें आपको कि रविवार की शाम को करीब 7 बजे भगवान शिव की प्रतिमा पर काशीवासी महिलाओं द्वारा लोकगीत गाते हुए हल्दी और तेल लगातार पूर्व की परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। और इसी के साथ ही पूर्व बसंत पंचमी पर श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की परंपरा का निर्वहन किया गया था। हल्दी की इस रस्म के लिए आपको बता दें कि एक टोली भी शाम के समय पूर्व महंत के आवास पर जमा होगी, जहां ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना के गीत गाए जाएंगे। इस दौरान हल्दी के पारंपरिक शिव गीतों में दूल्हे की खूबियों का बखान किया जाएगा। और पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया है कि लोक मान्यताओं के अनुसार जिन लड़कों और लड़कियों के विवाह में अड़चने आती हैं, उनको बाबा को हल्दी अर्पण करने से लाभ मिलता है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। बस्ती और देवरिया में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, तो वहीं वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 20,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र देंगे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे ही बस्ती में जनसभा करने पहुंचे थे और इसके बाद देवरिया में 1:30 बजे भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वो जनसभा करने जाएंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के मैदान में वो वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों के 3,361 बूथों के 20,166 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बूथ विजय का मंत्र देंगे। लगभग 1.25 घंटे के प्रवास के दौरान पीएम मोदी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों के पास जाकर उनसे बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाराणसी पुलिस लाइन तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे और आगे आपको यह भी बता दें कि पुलिस लाइन से वो सड़क मार्ग से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री गोल्फ कोर्ट से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच जाएंगे, जहां पर वो बूथ स्तरीय पदाधिकारियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मंच पर जाएंगे। और अब बात करें वाराणसी के मौसम की, तो वाराणसी में आज रात से कई बार रुक रुक कर बारिश होती देखी गई। वहीं अभी सुबह भी काफी देर तक बादल छाए रहे और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल बारिश 0.4 मिलीमीटर की हो चुकी है। रात में ये बारिश भले ही थोड़ी देर के लिए थी, मगर ये काफी जोरदार बारिश रही। इस बारिश ने मौसम को काफी सुहावना तो बना ही दिया, लेकिन आज सुबह से ही ठंडी हवाएं भी जारी हैं। इसकी स्पीड आपको बता दें करीब 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। तो वहीं हवा में नमी भी करीब 92% पर है। मौसम विज्ञान विभाग का वाराणसी में बारिश को लेकर कोई आकलन या भविष्यवाणी नहीं की गई थी, मगर आपको बता दें कि पश्चिम की ओर से आ रही नम हवाओं के कारण बारिश हुई है। आज काशी में बारिश के बाद सुबह 8 बजे तक ना तो धूप निकली और ना ही ठंडक हुई। ऐसे में आज वाराणसी का औसतन तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये कल की अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो वहीं बीते दिन वाराणसी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तय किया गया, जिसके बाद न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो वो 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वाराणसी की एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो आज 105 अंक पर AQI पहुंच चुका है और पूरे शहर की हवा आज मॉडरेट और संतोषजनक की कैटेगरी में आ गई है। वाराणसी की सबसे साफ हवा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आसपास बह रही है, तो वहीं यहां पर AQI 93 अंक दर्ज किया गया है। सबसे प्रदूषित हवा भेलूपुर में रही, जहां पर AQI 117 अंक पर आ गया है, जबकि अर्दली बाजार में AQI 99 अंक और मल्हदिया में AQI 110 अंक पर रहा है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद JP नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने रविवार को सुबह उनका अकाउंट हैक किया और अकाउंट हैक करते हुए एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा था, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, यहां रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। हैकर्स ने बाद में प्रोफाइल का नाम बदलकर ICG ओन्स इंडिया भी कर दिया था। इस दौरान हालांकि अब ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। अकाउंट होने की सूचना बाहर आते ही एक टीम उनके अकाउंट को रिकवर करने में जुट गई और आधे घंटे के अंदर ही उनके ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर से रिकवर कर लिया गया है। इस दौरान हैकर्स द्वारा किए गए सारे विवादित ट्वीट्स को हटा दिया गया। अकाउंट्स कैसे हैक हुआ इसकी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन बताते चलें आपको कि हैकर्स बीच बीच में बड़े नेताओं को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया। इससे पहले हैकर्स ने पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था। तब हैकर्स ने पीएम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया था, जहां उन्होंने कहा कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीदकर लोगों को बांट रही है। 2 मिनट बाद ही जब अकाउंट हैक होने की जानकारी फैली तो इस ट्वीट को फौरन ही डिलीट कर दिया गया था।